तुम लोग होमवर्क क्यों नहीं करते? मैम अभी तो पेपर हम चल रहे थे, करते हैं। आज ही फ्री हुए हैं। तू तो चुप कर। हर्ष करे? भेजा तो है नहीं। मैम वो बस फोन नहीं किया था मैंने। बेटा भेज भी दे, लिख के कर ले। फोन नहीं किया, अंतर्यामी है तू। एक फर्स्ट का आंसर सी, हाँ यही सही है। मैम वो क्वेश्चंस के आपको आंसर लिख के भेजने भी है साथ में। हाँ बेटा, तभी मुझे पता चलेगा ना गलती कहाँ थी, तो मैं तुम्हें यहाँ पे डिस्कस कर पाऊंगी। यस मैम, नेक्स्ट कल टाइम तक लिख के भेज भेज सकते हैं। देंगे। हाँ कल तक भेज सकते हो, बिल्कुल भेजो, यस नए वाले क्वेश्चंस के साथ जो अगला होमवर्क आएगा, है ना? यो ओके मैम। मैम। होमवर्क तो आएगा ना अपना। मैम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के थे ना? हाँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन के संडे को वही टेस्ट है ना? यस मैम। यो मैम। हाँ तो मनुष्य 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 रिप्रोडक्शन पे हम लोग फोकस करेंगे। हाँ बोलो। गुड इवनिंग अपूर्वा। उठ गई तू? किस किस के वहां तूफान आ रहा है? किस किस के वहां तूफान आ रहा है? हम हैंड रेज किए हैं। हर्ष और 10 के वहां तूफान आ रहा है। बेटा खुद को पकड़ के बैठना, उड़ मत जाना। मैम तूफान चला गया यहाँ से तो। अरे अरे शीतल 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 हवाएं चल रही है बाहर। बिजली कड़क रही है। मैम चंडीगढ़ में पकड़ कैसा के बैठ। मौसम है? यहाँ भी तूफान चल रहा है, बढ़िया वाला मस्त। अभी मैं बाहर ही घूम रही थी, तुम्हारी थोड़ा ब्रेक होता है बीच में, मैं तो घूम लेती हूँ ना, तो पागल हो जाती हूँ लगातार पढ़ाते पढ़ाते। मैम थक आपकी जाते हैं क्लासेस इंसान। कितने बजे स्टार्ट हो जाती हैं? खतरनाक वाली बिजली चल रही है। बस 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 बस, इतना 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 नहीं बातें करना मैंने, ये मैडम भाई जाए। यस मैम। आओ। सो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने होमवर्क किया नहीं, जब तक मुझे भेजते हैं मैं मानूंगी नहीं। हाथ नीचे कर लो, सजा थोड़ी मिली है। आशा बेटी हाथ नीचे कर ले। संध्या चिट्ठी डालू तुझे? संध्या मेरी हाथ ऊपर करके भूल गई है, संध्या सो गई है। फिर लिटरली संध्या का ही हाथ खड़ा है। सो हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ कर रहे थे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी ना? यो मैम। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का हम लोग अब हम थर्ड पार्ट पे जा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली एक और कल का लेक्चर होगा, उसके बाद हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सारे क्वेश्चंस खत्म कर लेंगे, एजर्शन रीजंस, और विल ट्राई कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के भी और क्वेश्चंस करवाएं। राइट, कुछ तो हमने करे ही हैं। तो पहली प्रायोरिटी ह्यूमन रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है? तो साथ साथ क्वेश्चन लगा लो, जिसके जो डाउट्स मैम होंगे, जिस आपने जो क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे हैं हम्म स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, जैसे स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं। हाँ उसके अंदर बीच बीच में है, जो पीवाईक्यूज में आए हैं वो वहां मिल जाएंगे तुझे। पीवाईक्यूज की बुक है ना वो? यस मैम। हाँ, तो वो क्वेश्चंस करो साथ साथ में, ताकि साथ साथ डाउट्स हो जाए। फिर जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे वो मैं एक साथ डिस्कस कर दूंगी, ठीक है? यो जितने मैम। क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए है ना, जिसमें तुम्हें डाउट होगा वो ही एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि अगर तुम होमवर्क नहीं कर रहे हो वो नहीं एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद वाले में कराऊंगी। सो हम लोग ट्राई करेंगे कि संडे टेस्ट में बढ़िया नंबर आ जाए, है ना? ये टारगेट था। यो मैम। जो मैम। तो ढीला मत छोड़ना इसे, तुम्हें नुकसान हो सकता है इस चीज का आके, तो मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ, संडे टेस्ट में 6 नंबर लाने जरूरी हो गए हैं। तो आपको पढ़ के लाना है, सब चीटिंग करके मत ले आना, फिर उसका क्या फायदा, वो पता चल जाती है एक्चुअली ना, कि बच्चे ने चीटिंग करी है। तो मत किया करना ऐसे, अगर कोई करता भी है तो यहाँ फायदा नहीं है। ट्यूशन में चीटिंग नहीं करते। तो मुझे एक बार क्विकली रिवाइज, अच्छा आज हमारा टारगेट यही है कि सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट करेंगे, हो सका तो एनसीईआरटी रिव्यू करेंगे। तो मुझे बात बताओ, एक बार रिवाइज करा दो कल क्या पढ़ा है, भूलिए मैं। शॉर्ट टर्म मैम मेमोरी। कल हमने बैरियर मेथड्स पढ़े थे। ठीक है, तो चैप्टर, ठीक है, सबसे पहले चैप्टर हमने स्टार्ट करा था कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, तो इसके लिए हम उसके लिए क्या करना चाहते हैं। इंडिया ने सबसे पहले स्टेप उठाया था फैमिली प्लानिंग का, कौन से ईयर में था? 1951। 1951। वेरी गुड। उसके बाद हमने कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ने स्टार्ट किए थे। यस यो मैम। मैम। ठीक है, अब चलो हैंड रेस करो तो सवाल पूछे जाए। शिप्टोल नहीं, और तो सिर्फ सात्विक हर्ष और शीतल को लगता है कि वो आंसर दे सकते, तुम्हें लगता भी नहीं है? खुद को इतना अंडर एस्टिमेट कौन करता है भाई, है? कोशिश तो करो हाथ खड़े करने की, गुड राशि। चल भाई, हर्ष का आया था सबसे पहले। हर्ष, कॉन्ट्रासेप्टिव में सबसे पहला मेथड कौन से पढ़े थे? नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड के 3 नाम बता। एम रिदमिक था एक, और एक ल्यूटिन, लिटिल नाम याद नहीं आ रहा।
ओके कोई बात नहीं, चल शीतल रिदमिक दूसरा, शीतल याद है? बिना देखे बताना जितना याद है। नहीं याद? मैम राशि तुम्हें याद है? बोल बोल। क्वार्टस इंटरप्टस और सात्विक तुम्हें याद है? यस मैम। बोलो। मैम सबसे पहले था क्वाइटस इंटरप्टस, रिदमिक मेथड, उसके बाद लैक्टेशनल एमेनिहोई। एमेनेरिया। मैम लास्ट वर्ड की प्रोनाउंसिएशन क्या थी? एमेनेरिया, लैक्टेशनल एमेनेरिया। कोई बात नहीं, सही बोला, वेरी गुड, शाबाश। उसके बाद हम लोगों ने करे थे बैरियर मेथड, है ना? तो हर्ष बैरियर मेथड में कौन कौन से पढ़े हमने मेल के केस में? नहीं, कोई बात नहीं। राशि तुम्हें याद है बैरियर मेथड में मेल के केस में कौन सा पढ़ा है? कौन सा? यस मैम। ठीक है, और फीमेल के केस में? कॉन्डम, सर्वाइकल कैप्स, सर्वाइकल डायफ्राम, एक और था मैम, उसका नाम थोड़ा सा अजीब सर्विकल था तो वॉल्स। याद नहीं रहा। गुड। ठीक है, बैरियर Yes. मेथड के बाद गुड गुड, हाथ नीचे कर ले। बाकी बच्चे नहीं ट्राई करेंगे? गिव इट अ ट्राई। कोई भी रहा बच्चा? ईशानी आजा बेटा, शाबाश। ईशानी बता फिर, याद है तेरे को इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस करे थे, आईयूडीज? किसी का भी नाम याद है? कोई भी नाम यस मैम। बता। मैम कॉपर टी हाँ, कॉपर टी और और एक थी मल्टीलोड। हाँ मैम आगे से याद ही नहीं मल्टी लोड। कोई कंप्लीट करेगा इसे? मल्टी लोड। मल्टी लोड मल्टीलोड 375। 375। हाँ, ये भी कॉपर रिलीज करती थी ना। शाबाश, वेरी गुड। और एक ओके गुड गुड गुड। बोल बोल। मैम लाइप्स लूप्स ओके हाँ, रुक जा भी। ओके राजकुमारी, लाइपेज लूप क्या रिलीज करता था, याद है? थोड़ा भी? मैम कॉपर। नहीं बेटा, लाइपेज लूप बहुत बेरहम थे ना। बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट। मैंने तुमसे नहीं पूछा, इससे पूछ रही हूँ, उसे एक्सप्लेन तो करने दो, गलती क्या है उसको याद तो आए। पूछा नहीं मैंने, मेरे को पता है करेक्ट आंसर यार, एक्सप्लेन करने दो। लाइपेज लूप ऐसे याद किया था हमने, राजकुमारी ना, ऐसे याद किया था कि जो यूट्रस के अंदर ऐसे लूप डाल रहे हैं, कितने बेरहम है, तो बेरहम से याद किया था हमने बेरियम सल्फेट, राइट? यस मैम। है ना? ओके। अब थे हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन सी थी वरुण? कोई याद है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी? प्रीति तुम्हें याद है? यस मैम। बताना, नाम बता हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का। मैम एक LNG-20, वेरी गुड। दूसरी? एक मैम प्रोजेस्टेस्ट्राट, प्रोजेस्टेरोन। गुड, शाबाश। देखा? और एक मैम लेवेनोजेस्ट्रोल। लेवेनोजेस्ट्रोल LNG-20 की ही कॉम्पोजिशन का नाम था ना, यस मैम। इसी का नाम है वो। शाबाश, वेरी गुड 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 गुड। तो सबको थोड़ा थोड़ा याद है, गुड वेरी गुड। हाथ नीचे कर लो सारे, करो करो नीचे करो। राजकुमारी, सात्विक, अब बताओ, अगर तुमने गलत दे दिया क्योंकि अब हाथ टूट गया? नहीं ना? तो पार्टिसिपेट तो करो, हिम्मत तो करो आंसर देने की, तभी तो दे पाओगे। तो क्या हुआ, कभी कभार गलती तो सबसे होती है, मेरे से भी होती है, भगवान थोड़ी है कोई। लेकिन पार्टिसिपेट करने की गट्स करा करो, रखा करो गट्स की। हम कोशिश तो करेंगे बोलने की, ज्यादा से ज्यादा गलत ही हो जाएगा, बड़ा कोई देख रहा है यहाँ तुम्हें, है है ना? तो कॉन्फिडेंस यही गेन होता है, ट्यूशंस होते हैं इसलिए। कॉन्फिडेंस गेन करो, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, राइट? तो उसका अच्छे से यूज किया करो। चलो, अब हम आगे कंप्लीट करेंगे इसे, और अब हम एक नई चीज की तरफ जा रहे हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव का एक और मेथड है विच इज नोन एज इम्प्लांट्स। इम्प्लांट मीन्स कोई चीज बॉडी के अंदर पुट कर देना। जैसे कभी सुना है किसी का हार्ट सही से वर्क नहीं कर रहा तो वहां पे पेस मेकर डाल देते हैं, सुना है ऐसा? यस मैम। यो मैम। मैम। फिर हार्ट सही से बीट करने लग जाता है। तो वैसे इम्प्लांट्स होते हैं फॉर द कॉन्ट्रासेप्टिव। तो मैं तुम्हें सिर्फ एक इम्प्लांट पढ़ा रही हूँ, दैट मीन्स वो इंपॉर्टेंट होगा ना, सिर्फ एक इम्प्लांट पढ़ रही हो तो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इसमें जो इंपॉर्टेंट आता है वो इसकी कॉम्पोजिशन, इसका नाम, इम्प्लांट का नाम क्या है, नंबर ऑफ स्टिक एक बार पूछी थी, और इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड। तो व्हाट इज एन इम्प्लांट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो हमने एक इम्प्लांट पढ़ना है जिसका नाम है नॉर प्लांट।
एग्जाम्पल है ये इसका, ठीक है। तो नॉर प्लांट इज अ इम्प्लांट जो बॉडी के अंदर रखा जाता है, इम्प्लांट का मतलब शरीर के अंदर डाल दिया गया। तो ये हार्मोन रिलीजिंग स्टिक्स होती है। कैसी होती है? 6 स्टिक्स होती है, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टिक्स है शरीर के अंदर, स्किन के अंदर डालेंगे और धीरे धीरे हार्मोन रिलीज करती रहेगी ये। और वो हार्मोन क्या करेगा? पहले तो ये कितनी स्टिक्स है? 6 हार्मोन रिलीज करती है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा है, इसमें कौन सा हार्मोन होता है? प्रोजेस्टीन। प्रोजेस्टीन किसको रिजेंबल कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, यस। तो प्रोजेस्टेरॉन से, हाँ लैब में बनाया ना इसलिए नाम चेंज कर दिया। तो ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है और ये क्या प्रिवेंट करता है बॉडी में? देखो अनटाइमली प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा तो प्रॉब्लम होगी ना। तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करके ये क्या करता है? इट प्रिवेंट्स द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। तो ये ओव्यूलेशन प्रिवेंट कर देता है, एग ना बनता है ना रिलीज होता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होगा? ये म्यूकस को थिक कर देगा सर्विक्स रीजन पे। तो बताओ अगर सर्विक्स में म्यूकस थिक हो गया तो इससे क्या कैसे रुकेगी फर्टिलाइजेशन? कैसे? हम स्पर्म अंदर मूव ही नहीं कर पाएगा। हाँ, हिंडर करता है, ये रोकता है ना, रुकावट डालता है मूवमेंट ऑफ स्पर्म। ज्यादा स्पर्म्स अंदर जा ही नहीं पाएंगे। ऑल्दो रिप्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मूवमेंट ऑफ स्पर्म हिंडर होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लोकेशन क्या है इसकी? इसको इंसर्ट करते हैं अंडर द स्किन थ्रू सर्जरी। तो सर्जिकली होता है ये और सबक्यूटेनियसली से डाल दिया जाता है स्किन के अंदर, ठीक है। किस में डलेगा अगर ओव्यूलेशन रोकता है? तो फीमेल या मेल? फीमेल। मेल। जर्नल कॉन्ट्रासेप्टिव ना फीमेल में ही पढ़ोगे क्योंकि इम्प्लांटेशन उसमें होती है ना, इसलिए ज्यादातर उसी में यूज होता है। देखो ये कैसे दिखते हैं, 6 स्टिक्स दिख रही है। ये मैम। देखो यहाँ पे लगा दिया कि यहाँ पे इसको इम्प्लांट करना है और फिर ये देखो ये स्टिक को इसके थ्रू सर्जिकली अंदर इंसर्ट किया जा रहा है, राइट। यस मैम। अब देखो हार्मोन रिलीजिंग है ना, इसमें हार्मोन भरे हैं तो धीरे धीरे रिलीज हो रहे हैं, एक टाइम के बाद खाली हो जाएंगे तो फिर इसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो इसके साथ एक छोटा ड्रॉबैक है कि कुछ टाइम के बाद इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट। अब ये बताओ, ये लिखे सब अपने पॉइंट्स? नहीं लिखे थे? मैम इसको इंसर्ट कहाँ करते हैं? सब क्यूटेनियस स्किन के अंदर। ये देख, ये फीमेल स्किन है ना, तो उसकी एक स्किन की लेयर उठा के वहां पर इंसर्ट कर देते हैं, स्किन की लेयर उठा के वहां इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। ये मैम। बाजू में जर्नली इंसर्ट हो जाता है। लिखो लिखो लिखो, सात्विक लिख रहा है अभी। मैम एक बार एक्सप्लेन भी करना फिर से। देख, इम्प्लांट है बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। तो यूट्रस में नहीं डाल रहे, इंट्रा यूटेरन डिवाइस नहीं है ये इम्प्लांट है। तो कहाँ इम्प्लांट किया? एक ही इम्प्लांट पढ़ना है जिसका नाम है नोर प्लांट, जिसकी फोटो दिखाई थी। तो 6 स्टिक है, जैसे टूथपिक होती है ना या माचिस की तिल्ली, वैसी पतली सी स्टिक है जिसके अंदर हार्मोन भरे हैं। तो उसको स्किन में ऐसे अंदर की तरफ सर्जिकली डाल दिया जाएगा, स्किन में सर्जिकली इंसर्ट कर देते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो ये धीरे धीरे हार्मोन सिक्रीट करती रहती है और फीमेल की बॉडी में ओव्यूलेशन रोकती है और सर्विक्स के म्यूकस को भी थिक कर देती है, ठीक है। यो मैम। डन मैम। ओके, आइए आगे। अब देखो, तुमने कॉन्ट्रासेप्टिव में पढ़ लिया बैरियर, है ना, कोई बाहर से बैरियर लगा दो। तुमने पढ़ लिया उसको पिल दे दो तो भी बच जाएगा। तुमने पढ़ लिया इम्प्लांट लगा दो। अच्छा मुझे बात बताओ, अगर तुम किसी को पिल देते हो, कोई भी पिल खाते हो, या लेट्स से कोई भी किसी ने बर्गर खा लिया, तो बर्गर जाता कहाँ है? जैसे बाइट ली तो बॉडी में कहाँ जाता है? स्टमक। बेसिकली वो जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। यस ये मैम। ये मैम। डाइजेस्टिव सिस्टम से कहाँ जाता है? उसके जो न्यूट्रिएंट बनते हैं वो कहाँ निकलेंगे? ब्लड में। हाँ, ब्लड में सारे न्यूट्रिएंट चले जाते हैं, फिर ब्लड से उन न्यूट्रिएंट्स को कौन ले रहा है? सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड से वो न्यूट्रिएंट कहाँ जाते हैं? सेल्स में। सेल्स में जाते हैं सेल्स ना। में। तो दिल पागल है तुम्हारा, घुमाता चला जा रहा है प्रोटीन को, उसको क्या करना है? सेल्स को दे देगा, सेल्स ले लेते हैं उससे, यही है ना। तो तुम चाहते सेल्स के पास जाना है ना, तो व्हाट इफ कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी है मैं उसको सीधा ब्लड में डाल दूं तो बढ़िया नहीं हो जाएगा? ये अगर मैम। पिल ले रही हूँ तो डाइजेस्टिव सिस्टम से अब्सॉर्ब हो रही है, ज्यादा टाइम लग रहा है, तो सीधा इंजेक्शन दे देते हैं तो कम टाइम लगेगा, है ना। सही बात है। ये मैम। तो ऐसी यस मैम। तो पिल भी होती है, सॉरी इंजेक्शन भी होते हैं। तो ये है आउट ऑफ सिलेबस, इसका नाम है डेपो-प्रोवेरा। पता है कैसे आएगा? तुमसे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो कहेंगे डेपो-प्रोवेरा वर्ड सुन के तुम्हारी रूह कांपी है ना, तो बताओ ये इंजेक्शन है या पिल?
और यही समझ नहीं आता। तो याद रखना, इंजेक्शन मैंने तुमको एक ही पढ़ाया है, डेपो प्रोवेरा, मतलब कि वो जो ऐसे डिब्बी में सॉल्यूशन आती है ना, जिसको डॉक्टर फिर निकाल लेता है इंजेक्शन से बाहर, तो ये इस सॉल्यूशन फॉर्म में आ रहा होगा डेपो प्रोवेरा। ठीक है। तो जो पिल में हार्मोन होते हैं ना, ये देखो बर्थ कंट्रोल पिल हार्मोन जो होते हैं इन लिक्विड फॉर्म, जब ये लिक्विड फॉर्म में हो और इसको इंजेक्शन के थ्रू लिया जाए तो इन्हें इंजेक्टेबल्स कहते हैं, और इस केमिकल का नाम है डेपो प्रोवेरा। इट इज एन व्हाट, इट इज एन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है ओवुलेशन, तो ये फीमेल में ओवुलेशन नहीं होने देगी। जैसे इम्प्लांट ने किया था वैसे ही इसने भी किया है। तो सीधा ब्लड में डालोगे तो जल्दी इफेक्ट करेगा, बट इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये ना हर 3 महीने के बाद आपको दोबारा करना पड़ता है, मतलब 3 मंथ्स के लिए ये वर्क करता है। उसके बाद आपके ब्लड से ये एम्प्टी हो जाता है, क्योंकि ब्लड जाके फिल्टर होगा यूरिन के थ्रू, तो धीरे धीरे बॉडी से खत्म हो जाता है। तो आपको हर 3 महीने के बाद फीमेल को ये इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। ठीक है। यो यो मैम। यस तो मैम। बेसिकली मैम हर फीमेल इंटरकोर्स के से पहले या बाद में उसके टाइम लेंगे? जर्नी तो इंटरकोर्स से पहले ही यूज किए जाएंगे कि हम प्रेगनेंसी से बचना चाहते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन बचा रहा है यस ना ये, इसीलिए। ठीक है। यस तो मैम। पिल के कौन से हार्मोन, अब मेरे को बताओ, जितनी भी पिल्स थी उसमें कौन से 2 हार्मोन तुमने कॉमनली लिखे थे? प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का ही कॉम्बिनेशन होता है यहाँ भी, शाबाश, गुड। तो ये डेपो प्रोवेरा लिख लो, क्योंकि ये आपको कहीं मिलेगा नहीं। बहुत पहले नीट में इससे क्वेश्चन आता था, अब तो काफी टाइम से देखा नहीं, पर लिख लो कहीं आ गया और तुम बोलो हो हमें को रहा ही नहीं, कर ले भाई। गुड इवनिंग अपूर्वा, ऋषि, कृतिका। एक सेकेंड। मेरे को बड़ा मजा आता है, लगता है बैलून उठ रहे हैं। मैम डन। हाँ वो मैं समझ गई, 1 करोड़ अंगूठे दिख रहे हैं मुझे चैट में। चल इधर आ। अब देख, मैं तो को दोबारा से चैप्टर में पीछे लेके जा रही हूँ, और रुक जाओ। रुक जाओ। देखो कौन चैप्टर कर रहे हैं हम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। यो पहले चैप्टर में हम लोगों ने बात करी हम क्या करना चाहते हैं, हम बचाना चाहते हैं थ्रू फ्रॉम प्रेगनेंसी, है ना, प्रिवेंट प्रेगनेंसी। पूरी कोशिश कर रहे हैं हम प्रेगनेंसी ना हो, तो हमने सारे मेथड लगा लिए। और सुन लो, ये प्रेगनेंसी ना हो हमने सारे मेथड लगा लिए, बट व्हाट इफ प्रेगनेंसी होगी, कुछ काम नहीं कर पाया, देर हो गई, सो प्रेगनेंसी होगी, बट स्टिल दिस प्रेगनेंसी इज नॉट रिक्वायर्ड। व्हाई? ध्यान से सुनना, सिर्फ मन नहीं है कि मैं मम्मी बनूं या पापा बनूं, उस पे नहीं होता ये। लेकिन इस प्रेगनेंसी को हम नहीं रख सकते बिकॉज बच्चे को कोई डिजीज है जिसके पैदा होने के बाद भी वो सर्वाइव करने के चांसेस कम है, या फिर मदर की जान को खतरा है। अब फादर की जान को खतरे से कोई रिलेशनशिप नहीं है इसका, क्योंकि फादर प्रेग्नेंट नहीं है। तो इन दोनों केसेस में प्रेगनेंसी के लिए बचा जा सकता है थ्रू अबॉर्शन। सो वी गोना टॉक अबाउट अबॉर्शन हियर। ठीक है। उसके बाद देयर इज अनदर कंडीशन आल्सो, व्हाट अबाउट द पीपल हु कैन नॉट कंसीव, वो लोग जो इनफर्टाइल हैं, उन लोगों को भी तो बेबी चाहिए। तो कैसे वी कैन हेल्प, साइंस कैसे हेल्प करती है इनफर्टाइल कपल्स को। ठीक है। तो हम चैप्टर का, आईवीएफ के थ्रू। हाँ इन तो हम, टेस्ट ट्यूब बेबी। हाँ हाँ 1-2 बच्चे और रिपीट करो। तो प्रिवेंट, तो प्रिवेंट प्रेगनेंसी की मेथड हम समझ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं अबॉर्शन की तरफ। ठीक है। फिर इनफर्टाइल कपल्स की तरफ चलेंगे। ऑलराइट। यो यो मैम। यो मैम। ओ बड़ी गर्म हो गया। राइट, आइए। सो देखो, अबॉर्शन हम जर्नल टर्म में बोलते हैं। टेक्निकली इट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल मतलब इन डॉक्टर सुपरविजन, है ना, हवा में नहीं, डॉक्टर होना चाहिए, बहुत जरूरी है, डॉक्टर होनी चाहिए या होना चाहिए वहां पे। टर्मिनेशन का मतलब है अबॉर्ट करना प्रेगनेंसी को। दैट मीन्स फुल टाइम से पहले बेबी को अबॉर्ट कर देना, नेचुरल डिलीवरी से पहले अबॉर्ट कर देना, मतलब एक तरह से किल कर देना, राइट। तो इसे यो हम यो कहते मैम। हैं एमटीपी। एमटीपी की फुल फॉर्म आती है, पहला क्वेश्चन तो यहीं से आता है। तुमको लगता है ना इतनी सिंपल बात है, ये गलत कैसे हो सकती है, लेकिन जब नीट का पेपर आता है और फिजिक्स केमिस्ट्री भी होती है, बहुत सारी बायो बहुत लेंदी होती है, और एक कंधों पे प्रेशर होता है डॉक्टर बनना है, उस टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। तो ध्यान से किसी चीज पे अगर मैं अटेंशन पे करने को बोलूँ तो कर लिया करो। समझ आई? यो यो मैम। यो मैम। 1 मिनट। चलो, तो ये देखो, तो एमटीबी इसको लीगलाइज किया गया था इंडिया।
इस क्लास में कोई शैतानी नहीं करेगा मेरे अलावा, समझ आई? यो यो यस मैम मैम। गुड, जब मैं तुम्हें परमिशन दूंगी तुम तब करोगे। ध्यान से सुनो, एमटीपी इसको लीगलाइज कर दिया गया था इंडिया में इन 1971। तो तुम एमटीपी के साथ नंबर याद रखोगे 7। तो 1971 में इसको लीगलाइज कर दिया गया, लेकिन फिर इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज ए अमेंडमेंट एक्ट की तरह इसको ऐड किया गया। पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट नहीं था, पर ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको फाइनली अमेंडमेंट एक्ट, जो एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट आया वो आया 2017 में। तो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन है। कोई भी राइट आता है तो ऑब्वियसली हर चीज के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो पढ़ेंगे हम अभी। तो अमेंडमेंट कब हुआ था? 2017 में। तो याद रखना 71 जब ये लीगलाइज हुआ, और इस नंबर को उल्टा कर दो 1 और 7, तो याद रख लेना कि तब ये अमेंडमेंट एक्ट आई है। ये दो नंबरों पे डेट आ सकती है, क्लियर? यो यो मैम। डन। यो मैम। आइए यो मैम। अब देखो, तो मुझे बताओ एमटीपी जो प्रोसीजर अभी समझाती हूँ कि कैसे आप किसी को परमिशन मिलती है कि वो अबॉर्शन करा सके, कैसे किसी को परमिशन नहीं मिलती है। तो इसका कॉन्सेप्ट कैसा है कि मुझे पहले ये बताओ फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है, सोच के बताना, हवा में नहीं। in first 3 months of pregnancy 3 months। क्या 3 मंथ्स है? फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। पूरा बोल। पूरा बोला नहीं तूने पूरा बोला, इसको डांट रही हूँ मैं, तू क्यों ले रहा है डांट? खामखा तेरा तो वही हाल है, पुलिस वाले ने 12 रोका weeks पिछली of गाड़ी को pregnancy। तो तू खुद रुक गया। ओ उसको देख अब स्टाइल मार रहा है। अरे 12 वीक्स बोलूंगा, मैडम को कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। सेकंड ट्राइमेस्टर क्या होता है? 6 months of next 6 pregnancy। 6 months। अबे नहीं यार, नेक्स्ट 3 मंथ्स। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद के लगातार जो 3 महीने होते हैं उनको, यानी कि 4th 5th एंड 6th। टोटल तो 6 months। अरे तो 6 मंथ्स थोड़ी हुए, टोटल 6 मंथ्स काउंट नहीं हो जाएंगे? नेक्स्ट 3 मंथ्स। चुप हट, ये एरर हो जाएगा क्वेश्चन की स्टेटमेंट में 6 मंथ लिखा हो गया। वे नहीं भाई, नेक्स्ट 3 मंथ्स है वो, ठीक है? ट्राई का मतलब 3 ही होता है अभी भी, समझ आई? उसमें तुम पहले 3 Yes मंथ को मैम। उसमें तुम पहले 3 मंथ को काउंट नहीं करोगे। ओ यो उसमें तुम पहले 3 मंथ को काउंट नहीं करोगे, क्लियर? यो 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 मैम अब यो देखिए मुझे बताओ, बच्चा ज्यादा फॉर्म कब हुआ होगा, पहले 3 महीने प्रेगनेंसी के बाद में? बात पहले पहले? अच्छा, पहले 3 मंथ में बच्चा डिजेनरेट हो जाएगा। चुप करो जरा। हाँ भाई, पहले तेरे कान बन गए थे, आंख बन गई थी, फिर सब डिजेनरेट हो गया था क्या? नो मैम। कैसा वाहियात क्वेश्चन गलत किया है तूने, है? चल थप्पड़ मार खुद को फटाफट। मारा? डन मैम। गुड जॉब। देखो, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज कंपैरेटिवली सेफ। देखो कंप्लीटली सेफ नहीं होता, कॉम्प्लिकेशंस कभी भी हो सकती है। आप एक मदर है, उसकी बॉडी के अंदर एक बेबी अटैच है, सो इट कैन बी कॉम्प्लिकेटेड स्पेशली फॉर द मदर। लेकिन कंपैरेटिवली सेफ मानी जाती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ्स, दैट इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो हम 2 केसेस पढ़ने वाले हैं, इससे केस से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ऐसे ही लिखना। केस 1 है हमारा, जिसमें हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, ठीक है? सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये जो मैंने इतने सारे नंबर लिखे हैं, ये क्या लिखे हैं? months Months of pregnancy। गुड, मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन इज कंपैरेटिवली सेफ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 1 महीने में कितने हफ्ते? 4 12। एक मैम महीने नो में 3 12 में हफ्ते। बोल रहा, 3 पूरे में। कहाँ रहता है तू, है जहाँ 12 हफ्ते आते हैं? नो मैम, दो- मैंने पूरे ट्राइमेस्टर का मिला, 3 months का मिला के बोला 12। हाँ ध्यान से सुना कर बेटा, मैं समझ गई, सही बोल रहा था तू 3 के हिसाब से, पर मैं एक पूछ रही थी। 2 हफ्ते में कितने हुए? 4 2 जा 8। 8 3 मंथ्स में कितने हुए? 12। 12। 4 3 जा 12, तो 12 in वीक्स हो गए 13 ना? भी तो हो सकते हैं हम्म, in 13 क्या 13? वीक्स भी तो हो सकते 13 यार वीक्स तो 14 भी हो सकता है। 13 कैसे हुए? काउंट तो ये निकल रहे हैं, 4 ही हफ्ते आते हैं जनरली। अच्छा तो कह रहे 4 से एक आध ज्यादा हफ्ता। अच्छा मतलब हाफ हाफ मिला के वगैरह। यो चल मैम ठीक है, स्टार्ट हो जाए। हम एक स्टैंडर्ड अच्छा हम एक स्टैंडर्ड रखते हैं
कि जैसे अभी मैं तभी भी तुम्हें ये कोई प्रोसेस पढ़ाती हूँ ना, जैसे सी सेक्शन हो रहा है या डिलीवरी हो रही है, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है। तो डेविएशन थोड़ी बहुत तो रियल लाइफ में आती है, पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है ना, हर किसी की बॉडी पे भी वेरी करता है। ठीक है, तो हम एक स्टैंडर्ड रखते हैं कि 12 वीक्स तक एमटीपी सेफ है। पॉसिबिलिटी 13 वीक आ जाए, 40 पॉसिबिलिटी कोई फीमेल 14 वीक पे भी आ जाए, तो फिर उसका केस स्टडी किया जाएगा, तो वो डॉक्टर बेहतर बताएगा। हमें इतना याद रखना है कि 12 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक कंपैरेटिवली सेफ मानी जाती है। ठीक है, ये मैम। अब इसमें भी परमिशन चाहिए होती है मेडिकल प्रोफेशनल की। तो एक डॉक्टर की परमिशन तो चाहिए, वो बोले कि आप इसको टर्मिनेट कर सकते हो। डॉक्टर ऐसे नहीं बोलेंगे जस्ट बिकॉज वो गर्ल चाइल्ड थी या फैमिली कह रही कि नहीं नहीं नहीं, नहीं हमें नहीं अभी प्रेग्नेंट होना है, ऐसे नहीं होता, क्योंकि अबॉर्शन इज किलिंग अ बेबी। टेक्निकली इट इज ए मर्डर ना, लेकिन कहीं जगह पे नेसेसिटी होती है कि बच्चा पैदा होगा 2-3 साल के बाद शायद सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो उन दैट केसेस फैमिली डिसाइड कर सकती है कि हाँ भाई हम इतने ट्रॉमा से नहीं गुजरना चाहते कि फीमेल प्रेग्नेंट हो 9 महीने, 2-3 साल में जब वो स्टेबल होने लगेगी बच्चे के साथ सब अटैच हो जाएंगे और फिर वो हम उसे बचा ना पाए। इन दैट केस वो करते हैं। या फिर फीमेल की जान को बहुत खतरा हो, तो फिर फैमिली रिस्क नहीं लेती है कि नहीं यार जो हमारे पास हम उसकी डेथ थोड़ी करा देंगे। सो इन दैट केस अबॉर्शन इज लीगलाइज्ड ना। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी एक डॉक्टर को कंफर्मेशन देनी पड़ेगी कि हाँ अप्रूव है, तब एमटीपी परफॉर्म होगी। ठीक है, क्लियर? ये मैम। इसको ऐसे ही लिख लो, ऐसे याद रह जाएगा, सिर्फ 2-3 लाइनें लोगों को भूल जाएगा। मंथ्स के साथ उनके वीक्स भी लिख ले साथ में। हाँ हाँ हाँ, नीट वाले मंथ की जगह वीक लिख देते हैं, कब कंफ्यूजन हो जाएगी। हो गया? ये मैम। ये मैम। आओ केस 2। केस 2 है जब कौन सा ट्राइमेस्टर दिख रहा है तुम्हें? ये सेकंड। सेकंड ट्राइमेस्टर। नाउ कंडीशन इज डिफिकल्ट, है ना? देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुकर की सीटी बजने वाली है किचन में, सो बी प्रिपेयर्ड। हो सकता है मैं डर जाऊं, हंसना मत। ओके, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या हो सकता है कि सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर हुआ ऐसा प्रोसेस, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जरूरत है, तो पहले तो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। तो देखो ये कंडीशंस लिखी है। फर्स्ट, या तो मदर की लाइफ डेंजर में होनी चाहिए या फिर बच्चे में कोई एब्नॉर्मेलिटी होनी चाहिए। वो कैसे डिटेक्ट होती है मैं आगे बताऊंगी। तो अगर ऐसा कुछ भी डिटेक्ट होता है तो कपल जा सकते हैं डॉक्टर के पास कि भाई हम अबॉर्शन चाहते हैं। इन दैट केस 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का मींस 2 डॉक्टर्स का अप्रूवल चाहिए कि टर्मिनेशन हो, तब जाके अबॉर्शन होगी। क्लियर? ये मैम। ओके, बस यही था, इससे ज्यादा नहीं था, इतना ही करना था तुम्हें। लिख लो इसे, दिख तो रहा है। मेरी मम्मी बता रही है किसी को कि क्या तूफान था बहुत, पर ज्यादा बता रही है, इतना तेज नहीं था। मैम हमारे भी होते, से आगे को क्या लिखा है? वो काटा हुआ है, गलती से गलत टाइप हो गया था, गलती से रिलेटिवली सेफ लिख दिया था, टाइपिंग एरर हो गया था मुझसे, तो इसलिए मैंने इसे छुपा दिया, जो मेरी गलती ना देख मैम पाए। मेडिसिन क्या क्या लिखा है आपने? कहाँ मेडिकल? मेडिकल प्रैक्टिशनर रिक्वायर्ड, 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर आर रिक्वायर्ड। ठीक है, यो मैम। आइए आगे चलते हैं। अब देखो, ओके, अब मैंने तुम्हें जो भी अबॉर्शन बताई वो थी सर्जिकल मेथड। बस करो भाई अंगूठों की दुकान। अब मैंने जो तुम्हें जो मेथड बताया वो थे सर्जिकल मेथड, ठीक है। पर देयर इज अ वे टू अबॉर्ट अ बेबी थ्रू अ पिल। उस पिल को समझने के लिए हमें फ्रांस जाना पड़ेगा। में पेरिस है। ये में आईफिल टावर। आईफिल टावर तो पेरिस में नहीं है। पेरिस। लेकिन मुझे तो बादल दिख रहे हैं। मेरे सामने आईफिल टावर है जो रिवर भी पेरिस में है, पर वो लेकिन पेरिस भी फ्रांस में। हाँ है ना, तो वहाँ लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं? फ्रेंच, डच फ्रेंच। भी बोलते हैं। फ्रांस। डच बोलते हैं। मैं तो फ्रेंच वाली याद रखूंगी। मैम फ्रेंच डच भी बोलते हैं ना? होती है वहां पे, तो इंग्लिश भी बोलते नहीं, हैं। हाँ इंग्लिश तो जर्मन वैसे वाली। ऑलमोस्ट हर जगह बोलते हैं, जर्मन और इंग्लिश बहुत कॉमन हो गई है अब। एनीवेज, तो फ्रेंच है, तो फ्रेंच हम याद रखेंगे। और कहीं मैंने पिक्चर नहीं दिखाई ना तुम्हें, यही दिखाई है ना? यस मैम। ये इसे मैम। तुमको याद रखना है कि एक फ्रेंच ड्रग है
ड्रग है, ड्रग मीन्स ये टॉकिंग अबाउट अ पिल हियर, इट्स अ पिल। पहली चीज तो इसका नाम पिल है यार, यहीं पे कंफ्यूजन है, इट इज अ पिल। एंड इसका नाम क्या है, RU486। व्हाट इज द नेम? RU486 486। हाँ, इट इज अ फ्रेंच ड्रग, मेविप्रिस्टोन है ये, विच इज अ पिल एंड इट आल्सो इंड्यूसेस अबॉर्शन। तो इनिशियल फेजेस पे अगर ये पिल ली जाती है तो फीमेल को अबॉर्शन हो सकता है। सो इट इज अ नॉन सर्जिकल अबॉर्शन, इसलिए ये आउट ऑफ सिलेबस है पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉन सर्जिकल अबॉर्शन और कहीं आप पढ़ते नहीं हो। ठीक है, इसमें ऐसे क्या दवाई होती है, तो देखो जब प्रेगनेंसी थी स्टार्टिंग में वो कौन सा हार्मोन था जो कॉर्पस लुटियम सिक्रीट करता है ताकि एंडोमेट्रियम थिक रहे और प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन। हो पाए? Progesterone. तो व्हाट इट डज इज इट इज एन एंटी प्रोजेस्टेरॉन, मतलब प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट को काट देती है। तो अगर प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट को काट देगी तो एंडोमेट्रियम पतली हो जाएगी ना, Yeah, है ना, ma'am. तो वो झड़ के नीचे गिर जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ब्लड और अबॉर्शन हो जाएगी। सो इट ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड डज नॉट लेट द एंडोमेट्रियम बिकम थिक, सो इट कॉजेस ब्लीडिंग एंड अबॉर्ट द फीटस। ठीक है, तो ये दवाई खाने से पीरियड्स आ जाएंगे फीमेल को, ब्लीडिंग फेज वाले, और फिर वो अबॉर्शन हो जाएगा। क्लियर? मैम तो ये एक ही इम्प्लांटेशन के बाद होता है पहले? इम्प्लांटेशन के, वैसे तो कायदे से तो अबॉर्शन है ना, तो इम्प्लांटेशन के बाद ही होगा। Yeah, ma'am. अबॉर्शन है ना, अबॉर्शन तो तभी हो सकता है जब इम्प्लांट हुआ हो, है ना। अबॉर्शन का मतलब होता है बच्चे की डेथ, तो उसके लिए बच्चा इम्प्लांट तो होना चाहिए ना। क्लियर? Yeah, ma'am. मैम, लिख लिया? मैम एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ लिखूंगी नहीं मैं हूँ राजकुमारी, मेरे हाथ ना घिस जाए लिखने से, है ना। राजकुमारी बाद में बैठ के लिखेगी, फिर वो होमवर्क नहीं कर पाएगी, क्योंकि तो नोट्स उतार रही थी ना, मम्मी पूछी क्या कर रही है, मैं तो नोट्स उतार रही थी क्लास की। ये तो बताएगी ना क्लास में लिखने का टाइम मिला था। मैम क्या पता मेरे हाथ में डन मैम, लिख लिया मैम। चुप कर दू, उससे उसको मैं सुना रही थी। हाँ बोलिए जरा, क्या बोल रही है? मैम मेरे हाथ कस के, तो फिर मैं कहाँ से लाऊंगी दूसरे हाथ? अच्छा 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 अच्छा, हाथ दुख गए तो कहाँ से लाऊंगी दूसरे हाथ, है ना। अब दिमाग थोड़ी है जो बांस वाली किराने की दुकान से मिल जाए, रोज लाती है ना 250 ग्राम। ओ मैम मैं तो 100 ग्राम लाती हूँ, क्या बोल दिया आपने? नालायको, लिख लिया करो, नोट्स लिखने में टाइम मत वेस्ट किया करो, क्लास में बना लिया करो, उसके बाद पढ़ लिया करो। मजाल है, सुन लो। जल्दी बताओ मुझे, हाउ कैन वी डिसाइड वेदर अ कपल इज फर्टाइल और इनफर्टाइल? दो कपल है, हम उनको जानते हैं कुछ टाइम से, हम डिसाइड कैसे करेंगे यार ये फर्टाइल है या इनफर्टाइल? फालतू जवाब मत देना, सही देना, सोच के बताना। हाउ कैन यू डिसाइड अ कपल इज फर्टाइल और इनफर्टाइल? यू कैन राइट इन चैट ऑल्सो। वैसे तो शाई टाइप की क्लास नहीं है तुम्हारी, पर लिख सकते हो चैट में भी, नहीं तो जवाब दो, कैसे पता चलेगा? बाबली न्यू जो मैम जो फोन देख रही है। इनफर्टाइल होते हैं उनमें स्पर्म और एग की प्रोडक्शन नहीं होती है। बेटा तो मुझे देख के थोड़ी पता चल जाएगा, उसको माइक्रोस्कोप थोड़ी है मेरे पास। तो तू कह रहा है लेबोरेटरी एनालिसिस से ही पता चलेगा, है ना। लेबोरेटरी एनालिसिस हो जाएगी उनके सीमेन के सैंपल की, तो पता चलेगा। बेटा वो भी एनालिसिस के लिए लोग तब जाते हैं जब उनको शक होता है। तो लिटरली कैसे पता चलेगा किसी कपल को कि यार हम इनफर्टाइल हो सकते हैं? कब ये शक पैदा होगा? छोटो 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 सोच ले बेटा, 250 ग्राम, 100 ग्राम ब्रेन, खुद सोच के देखो। अगर कोई कपल है उसको कैसे पता चलेगा यार वो इनफर्टाइल है, कि उनको मेडिकल चेकअप की जरूरत है? क्या सिग्नल होगा कि वो इनफर्टाइल है? इतना मुश्किल भी नहीं है। जीरो परसेंट कॉन्सेप्चुअलिटी के तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। नो बेबी आफ्टर सो मेनी टाइम्स, ओके, दिस इज अ गुड आंसर, कि बहुत टाइम से वो कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई बेबी प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो उनको शक हो जाएगा। गुड। अनमोल, इन केस ऑफ मेल स्पर्म काउंट लेस एंड लेस स्पर्म मोटिलिटी, यस अनमोल, दैट इज अ रीजन, ये रीजन है कि फर्टाइल नहीं है। उनको कैसे पता चलेगा स्पर्म की मोटिलिटी ने? उसके लिए टेस्ट कराना पड़ेगा, तो लेबोरेटरी एनालिसिस से पता चलेगा कपल को। इफ दे डू सेक्सुअल इंटरकोर्स बट नॉट एबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, सही बात है गुंजन, अगर इंटरकोर्स हो रहा है तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही, सही बात है हर्ष। सो बेसिकली इंटरकोर्स हो रहा है पर प्रेगनेंसी होनी, कब तक?
तुम्हें पता है ना एग 24 घंटे के लिए वेट करता है सिर्फ। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जब भी वो कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट प्रोटेक्शन, वो कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे oogenesis नहीं थी फीमेल की, हुई ही नहीं, तो प्रेगनेंसी तो नहीं होगी ना। पूरे पूरे महीने में एक ही बार तो मौका मिलता है फीमेल को प्रेग्नेंट होने का, सही बात है। तो देयर इज पॉसिबिलिटी ना, वो जब भी सेक्स कर रहे थे oogenesis हुई नहीं थी। सो कैसे एक कंफर्म होगा कपल को? इसके लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है कि इनएबिलिटी टू कंसीव अ बेबी, नहीं बेबी कंसीव कर पा रहे हैं, बेबी नहीं हो रहा है बाय अ कपल इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स, कि बिना किसी प्रोटेक्शन के, कोई कॉन्डम नहीं, कुछ नहीं, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं, उसके भी वो कॉपुलेट कर रहे हैं पर कंसीव नहीं कर पा रहे बेबी, अगर वो 2 साल तक ट्राई कर रहे हैं। सो अगर कोई कपल 2 सालों तक ट्राई कर रहे हैं फिर भी बेबी प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तब हम उनको कहते हैं कि दे मस्ट बी इनफर्टाइल। ओके, समझ आया? ये मैम। यो मैम। अब इनका आगे जो भी, अगर कोई भी इनफर्टाइल है तो उसको साइंस मदद कर सकता है, किन टेक्निक्स के थ्रू? उनको हेल्प IVF। उनकी Test हेल्प tube। एनर्जी के थ्रू, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, जिसमें रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स को असिस्टेंस देगा डॉक्टर्स, उसमें से वन ऑफ द होता है IVF। ओके, यस तो ये मैम। लाइन लिखो, ये नीट की लाइन है। डन मैम। अरे अरे सुपर फास्ट। ओके, ऑलराइट, नाउ क्या हो गई? डन। ठीक है बेटा, अंगूठों की बरसात हो गई। आइए, अब इससे पहले हम आगे जाए, मैं तुमको एक प्रोसेस बताने वाली हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको हम कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, जब आप PYQs लगाओगे, जैसे आपको किसी दिन शर्म आएगी इस बात पे कि मैडम बोलती थी क्वेश्चन लगा लो, फिर लगाते नहीं थे, है ना, तो शायद किसी दिन आ जाए और तुम शर्म करके लगा लो क्वेश्चन, तो जब तुम लगाओगे ना तुमको एमनियोसेंटेसिस पे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस कवर कर ले ऐसी थ्योरी है, तो इस वजह से अगर प्रैक्टिस करोगे तभी समझ आएगा। तो एमनियोसेंटेसिस क्या होती है? देखो, एमनियोसेंटेसिस का जो डिस्कवर हुआ तो उसका ना लॉजिक बहुत अच्छा था। वो जानना चाहते थे कि कोई बच्चा मदर की वोम में है, हम उसको पहले ही डिटेक्ट कर ले कि उसको कोई बीमारी है या नहीं। अगर उसको कोई जानलेवा बीमारी है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो पेरेंट्स को पहले इन्फॉर्म कर दे कि आपके घर में एक ऐसा बच्चा आने वाला है जिसका सर्वाइवल चांसेस ज्यादा है। तो आप क्या पूरी प्रेगनेंसी से, उसकी देखभाल से की इस पूरे टाइम से गुजरना चाहते हो कि इसका सर्वाइवल चांसेस बहुत कम है, आप लेना चाहते हो? और अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप उसके लिए मेडिकली प्रिपेयर हो सकते हो कि अगर किसी बच्चे को डिजीज है, हमें पता है कि पैदा होने के बाद उसको ब्रीदिंग इशू रहेगा, तो मेडिकली डॉक्टर्स भी प्रिपेयर रह सकते हैं और पेरेंट्स भी प्रिपेयर रख सकते हैं, राइट? तो इसका इंटेंशन बहुत अच्छा था एमनियोसेंटेसिस का, कि पहले ही बच्चे के पैदा होने से पहले, ध्यान से सुनना, पैदा होने से पहले पता चल जाए कि उसके अंदर कोई बीमारी है। ये है पर्पस एमनियोसेंटेसिस का। अब बच्चे के पैदा होने से पहले सिर्फ एक ही तरीका था पता करने का, अभी तक तो ये डिस्कवर है, और राजा बहुत बढ़िया, कि बेबी जो होता है वो कौन से सैक में होता है? बहुत बढ़िया, कूड़ा कर दो पीछे वाली बातें। नीचे सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते थे एपीब्लास्ट, ऐसे थे? यो मैम। ऊपर वाले को क्या बुलाते थे? हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट के सेल्स ऐसे मॉडिफाई होते थे और एक कैविटी बना लेते जिसे हम बोलते थे एमनियोटिक सेक, और इसके अंदर, इसी के अंदर लिक्विड होता था जिसे हम बोलते थे एमनियोटिक फ्लूइड। हाँ, और इसी के अंदर बेबी डेवलप होता है। ये मैम। तो हम सारे कद्दू इसी में डेवलप हुए। अब ये जो सेक बना है, इसके अंदर जो लिक्विड है, ये सब कुछ इसी एमनियन के इसी इन्हीं के सेल से आया, बेबी के सेल से ही तो आया है, फिर बेबी भी बना है। तो ये जो बच्चा है, जो मैंने चिड़िया जैसा बना दिया है, जो बेबी है ना, इसके कुछ क्रोमोसोम्स ना एमनियोटिक सेक में आ जाते हैं। ठीक है, तो एमनियोटिक सेक में इसके कुछ क्रोमोसोम आ जाते हैं जो इस पानी में तैर रहे होते हैं। नाउ व्हाट इज अ क्रोमोसोम? व्हाट इज अ क्रोमोसोम? कलर्ड बॉडी। कलर्ड बॉडी, ओके। और contains genetic material which transfer from one generation to another कंटेन करता है, ओके। और पार्ट ऑफ in डीएनए। the form of gene and DNA. इन द फॉर्म ऑफ जीन एंड डीएनए, ठीक है। सिंपल भाषा में बोलूं तो ये यूक्रियोटिक सेल बना रही हूँ, प्रोक्रियोटिक नहीं बना रही हूँ मैं इतनी कॉम्प्लिकेटेड में जाना नहीं चाहती, क्योंकि अगले चैप्टर में आएगा तब जाएंगे, अभी क्यों मैं तुम्हारा और अपना दिमाग खराब करूँ। ये यूक्रियोटिक सेल है, ये उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर पड़ा होता है डीएनए थ्रेड लाइक। जब भी सेल डिवीजन होने वाली होती है तभी डीएनए कॉम्पैक्ट हो जाता है। जब ये कॉम्पैक्ट होता है तो ये कुछ ऐसे दिखने लग जाता है। दिस इज अ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम इज नथिंग बस कॉम्पैक्ट डीएनए।
ठीक है, कॉम्पैक्ट हो जाता Yeah, है। ma'am. ठीक है जी। तो यह क्रोमोसोम सब में फिक्स होता है। ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 pairs. 23 पेयर एंड 46 क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स। 23 पेयर एंड 46 क्रोमोसोम। ये सब तुम्हें नेक्स्ट 2 चैप्टर में आएगा, तो डोंट वरी अगर तुमको नहीं भी आ रहा हो। तुम्हें क्या याद रखना है एमनियोसेंटेसिस में, वो जरूरी है कि ये क्रोमोसोम यहाँ तैर रहे हैं एमनियोटिक फ्लूइड में। हम पता क्या करेंगे? कुछ नहीं, डॉक्टर इंजेक्शन लेंगे और थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकाल लेंगे। फिर इसको क्या करेंगे? एनालाइज। जब इसको एनालाइज करेंगे ना, तो इनको पता चल जाएगा कि अगर क्रोमोसोम में कोई भी डिफेक्ट है, मान लो 23 पेयर की जगह 24 पेयर आ गया, आता है। मान लो 23 पेयर की जगह 22 पेयर आ गया। जब मान लो उसके स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ है, तो डॉक्टर को पता चल जाएगा कि यार इस बच्चे को ना क्रोमोसोमल एब्नोर्मेलिटी है, क्रोमोसोम से होने वाली कोई डिजीज है। ठीक है, तो फिर वो पेरेंट्स को पहले ही इन्फॉर्म कर सकता है। समझ आया? मैम Yeah, ma'am. ये मैम क्रोमोसोमल नंबर का इंक्रीज या डिक्रीज के कारण कैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मतलब? अगले चैप्टर में जब पढ़ोगे, जैसे डाउन सिंड्रोम होता है, इज वन ऑफ द डिजीज, यस मैम। तो पढ़ोगे। और अलग अलग फीचर होते हैं इन सबके, तो अगले चैप्टर में जब डिटेल में पढ़ेगा तो यहाँ पे क्यों परेशान हो रहा है। बस ऐसे याद रखना कि जब भी हो सकता है ना? हाँ, ये मैंने कहा जेनेटिकली हो सकता है कि पेरेंट मतलब क्रोमोसोम्स आए उसके किसी डिफरेंस के कारण। जेनेटिक, हाँ, पेरेंट्स से पास ऑन हो सकता है, और कभी कभार ऐसे ही एरर आ जाता है, पेरेंट्स को ना हो बच्चे को हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। रिसेसिव एंड डोमिनेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में वही करेंगे, परेशान मत हो इतना। बस Yes, इतना ma'am. याद रखना कि क्रोमोसोम में डिफॉर्मिटी कोई भी नॉर्मल चीज से अलग होगा ना। अगर 23 पेयर की जगह या 46 क्रोमोसोम की जगह कुछ भी अलग होगा ना, तो डिफॉर्मिटी तो आएगी, है ना। तो एमनियोसेंटेसिस का ये पर्पस था। लेकिन जब मैंने क्रोमोसोम निकाले, तो यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम भी तो दिख रहे होंगे मुझे। Yeah, ma'am. तो ये पापी लोग क्या करते हैं, जो बुरे, वो क्या करते हैं, सेक्स देख लेते हैं कि एक्स एक्स है या एक्स वाई है। क्रोमोसोम दिख जाता है, वाई क्रोमोसोम थोड़ा छोटा होता है, तो वो देख लेते हैं कि मेल है या फीमेल है। फिर वो पेरेंट्स को बता देते हैं, और पेरेंट्स फीमेल अगर होती है तो उसे अबॉर्ट करा देते हैं। काफी जगहों पे, इंडिया में काफी कॉमन है ये, है ना। तो ये है मिस यूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस। ये बात समझ आई? Yeah, ma'am. व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस? सिंपली एमनियोसेंटेसिस इज अ प्रोसीजर जिसका यूज क्या था कि वो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज को डिटेक्ट करे। लेकिन इसका मिसयूज क्या है कि फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इंडिया में ये यूज होता है, जिससे फीमेल फिटिसाइड होता है। फिटिसाइड मतलब बच्चे को वूम में ही मार देना। ओके, तो मैम ये बैन नहीं हो गया है अब? ये बैन तो है, लेकिन अभी भी लोग करते हैं। इसे कौन परफॉर्म करता बैकवर्ड है? एरियाज में होता होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बैकवर्ड एरियाज नहीं होते। सिर्फ आपको बहुत हाईफाई एरिया, बहुत अर्बनाइज्ड एरियाज मिलते हैं, जहाँ पे जो बहुत अच्छी एजुकेटेड फैमिलीज होती है, बट दे स्टिल बिलीव दैट इट शुड बी अ बॉय नॉट अ गर्ल। दे आल्सो डू इट। तो इनको जो जर्नली परफॉर्म करते हैं, दोज आर द क्वैक्स। क्वैक्स क्या होते हैं? फॉल्स डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स नहीं है, दे प्रिटेंड टू बी अ डॉक्टर। तो फॉल्स डॉक्टर होते हैं, उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती। ठीक है, वो डॉक्टर ऐसी सर्जरीज परफॉर्म करके अबॉर्शन करा देते हैं फीमेल की, और वो फर्क नहीं करते कि 5th मंथ प्रेग्नेंट है, 6 मंथ प्रेग्नेंट है, अबॉर्शन करा देते हैं ऐसे लोग। वो दे जस्ट डोंट वांट अ गर्ल चाइल्ड। तो ऐसा नहीं है सिर्फ बैकवर्ड एरिया, ये बहुत एजुकेटेड और बहुत हाईफाई सोसाइटीज में, बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज में भी ये होता है। यस मैम। ठीक है, सो क्वेश्चन कैसे आएगा? एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर क्या है? प्री नेटल डायग्नोसिस। प्री मतलब पहले, पहले। और यहाँ पे किसकी पहले हो रही है? बर्थ से पहले। सो बर्थ से पहले, नेटल मतलब बच्चा, तो बर्थ से पहले बच्चे की डायग्नोसिस कर लो कि उसे कोई बीमारी है या नहीं, उसे एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। तो ये नीट का क्वेश्चन था कि इट इज अ प्री नेटल डायग्नोसिस। ठीक है, ये वर्ड। सेकेंड क्वेश्चन आएगा बेटा, किसका यूज क्या है? यूजेस क्या है इसके? एक है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी पता चल जाए, जैसे डाउन सिंड्रोम। दूसरा सेक्स डिटर्मिनेशन, जैसे बहुत सी कंट्रीज है जहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं कि पहले पता चल गया सेक्स कौन सा है, तो वो उस तरीके से प्रिपरेशन कर लेते हैं। लड़की आ रही है तो वैसे शॉपिंग कर ली, लड़के आ रहे हैं तो वैसे। बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है इंडिया में। सो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज हो सकता है, और अगर फीटस को कोई इन्फेक्शन है तो एमनियोसेंटेसिस से वो भी पता चल जाता है। तो इट्स अ वेरी गुड टेक्निक। अब ये कंडक्ट कैसे करते हैं? तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 16 वीक यानी कितने मंथ प्रेग्नेंट? In 4 months. 3 to 4 months। 1 मंथ में 4 वीक, 2 मंथ्स में कितने? 8. 8। 3 मंथ्स में
12 12, 4 मंथ्स में 16, 16. 16 से स्टार्ट हुआ ना, तो 4 से नेक्स्ट कुछ मंथ्स के अंदर ये जर्नली कंडक्ट किया जाता है। अब तुम समझ रहे हो? 4 से 5 अब मंथ्स तुम ये देख, अब ये देखो 4th मंथ में इसको हम कर सकते हैं, तब आपको सही से सैंपल मिलते हैं। सेफ एमटीपी कब तक हो सकती थी? सेफ in फर्स्ट 6 ट्राइमेस्टर months, में, and 3 months first time. 3rd 3 मंथ मंथ्स में, तक। हाँ, तो यहाँ तक वो सेफ थी। अब जब पता चलेगा फीमेल फीटिसाइड है, तो अब ये जबरदस्ती एमटीपी कराएंगे उसकी, तो यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे फीमेल Yes. की जान को बहुत खतरा हो जाता है। बहुत लड़कियां ऐसे मर जाती है ऐसे केसेस में, क्योंकि बच्चे को तो वो वैसे बचाना यो नहीं यो चाहते, मदर भी मर जाती है। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी रिस्की प्रोसेस। तो होते ही इतने टाइम बाद है, ठीक है जी, अभी तक यही प्रोसीजर है। दिस इज अ रिस्की थिंग। इसमें डॉक्टर की परमिशन चाहिए, पर ये लोग लेते नहीं, क्वैक्स की मदद से कर देते हैं। इस प्रोसीजर में होता क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड को स्टडी करते हैं, क्रोमोसोम्स को फीटल की स्टडी कर लेते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो याद रखना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है ये, बिफोर एंड आफ्टर प्रेगनेंसी नहीं है। क्लियर? Yeah. Yeah, ma'am. चलिए, कुछ पॉइंट्स है जो रिमेंबर रखना है, अभी तुम्हें ये समझ नहीं आएंगे, ठीक है? सो दिस इज रिलेटेड टू एमनियोसेंटेसिस। ये तुमको नेक्स्ट 2 चैप्टर में समझ आएंगे। और मेरी मम्मी वीडियो गेम खेल रही है, मुझे आवाज आ रही है यहाँ तक। कौन सी? पता नहीं, सुनी सुनी से आवाज है मेरे को। बिल्ली खेल वीडियो गेम ही रही है ये पक्का। आज तबीयत ठीक नहीं थी इनकी, तो आज लगता है अब थोड़ी ठीक लग रही है इन्हें। बीमार थी सुबह से। वीडियो गेम? क्या खेल नहीं सकती मेरी मम्मी वीडियो गेम? तो कोई क्या प्रॉब्लम है? नहीं मैम, कौन सी? मेरे को पता नहीं है, मैं जाके बोलूंगी ना, फिर वो सोचेंगे डिस्टर्ब हो रही है, तो बंद कर देंगे। कोई ना खेलने दे, सुबह से परेशान थे बेचारे। समय अभी तो सुनो, और मेरी बात सुनो। ये अगला, अभी मैं तुम्हें एक और न्यूज बताऊंगी, तो ये नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में तुम्हें कवर हो जाएगा, तो परेशान मत होना। लेकिन इसको याद रख लेना कि ये डिटेक्ट करने के काम आता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। पहली चीज, ये नीट का क्वेश्चन है। दूसरी चीज, ये नहीं डिटेक्ट कर सकता मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर अभी नहीं पढ़ाए हैं, अगले चैप्टर में पढ़ाने हैं, तो अभी के लिए इसे लिख आई मीन लेंगे। हीमोग्लोबिन में होते हैं दोनों, ऊपर वाला तो हीमोग्लोबिन में ही होता है। एच क्या? बी हम बनाते हैं, HbS और वो वाले। अरे सिकल सेल एनीमिया बेटा, यस दिस इज दूसरी कैटेगरी। एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है और एक मेंडेलियन होता है। मेंडेलियन जीन लेवल पे होता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। यस मैम। ठीक है, अभी आएगा, अभी नहीं आया। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर ये डिस्कवर नहीं कर सकता एक्सेप्ट 2, सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया। मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ये मेंडेलियन है, जो भी है ये मेंडेलियन चीज, ये वही डिसऑर्डर है, बट इसे डिटेक्ट कर सकते हैं, कैन बी डिटेक्टेड बाय एमनियोसेंटेसिस। तो ये नीट का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है जी, समझ रहे हो? क्वेश्चन नीट के कुछ फेमस होते हैं यो question। यो मैम। हम फेमस नहीं, क्वेश्चन फेमस है। लिख लो इसे ऐसे ही, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ओके, I'm done. यो यो मैम। अंगूठा तो लगाया नहीं किसी ने, ठीक है। चलो जी, अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है दैट वुड बी, अब जो भी लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, इनफर्टाइल्स हैं, उनको हम मदद करेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से। और जिनको अगर ओपन माइंडेड है, दे कैन गो फॉर अडॉप्शन आल्सो, बिकॉज दे टेक्निकली वांट अ बेबी ना। तो बहुत सारे बच्चों को घर चाहिए, बहुत सारे लोगों को बच्चे चाहिए, देखो दोनों मिल जाए तो कितना आसान हो जाएगा। लेकिन इसके साथ एथिकल रीजंस होते हैं। पीपल डोंट वांट किड्स जो किसी और फैमिली से है, वो बिलीव करते हैं कोई और पेरेंट है तो बच्चा पता नहीं कैसे बड़ा होगा। लेकिन आदतें तो घर वालों की आती है ना, उसका डीएनए से क्या लेना देना है। तो ये सब चीजें एथिकल रीजंस है, तो ज्यादा लोग अडॉप्शन के लिए जाते नहीं है, पर अडॉप्शन इज अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर अडॉप्शन कर ले तो फिर आई थिंक हर फैमिली अगर एक बच्चा भी अडॉप्ट कर ले तो सारे अनाथालय बंद हो जाएंगे। इतना स्कोप है, इतने बच्चे हैं और इतनी फैमिलीज हैं, इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है। बट एनीवेज, तो अडॉप्शन इज अ वे टू हैव अ बेबी। पर अगर फिर भी कोई खुद ही कंसीव करना चाहता है तो उसके लिए आर्ट होता है। तो कल हम आर्ट पढ़ेंगे, इसको एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, कुछ इसके ऊपर यूट्यूब की वीडियोस देखेंगे, और उसके बाद हम लोग चैप्टर को खत्म करते हुए ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है? यो Yeah, यो ma'am. मैम। किसी को कोई शक, कोई कोई तरीके का डाउट? नो मैम। No, ma'am. ओके, B6 राइट। मैंने सुना तुम्हारे क्लास में बहुत सारे बच्चे माइग्रेट होकर आए हैं। मैम Yeah, माइग्रेट ma'am. मींस माइग्रेट भी एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाना।
मतलब बोर्ड चेंज करना। अरे तुम्हारे बैच में, मैम दूसरे बैच ग्रुप में चेंज करना। ग्रुप Yes, चेंज ma'am. करना। और सर बच्चे तुम्हारी क्लास में आए हैं? यो मैम। हम लोगों ने आने दिया उन्हें? यो मैम। यो मैम। ओ इतना नाइस बच्चा है ना। अरे हम क्या करते हमने कहा आज हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। ओ देख। चलो वेलकम टू द न्यू बैच बच्चों। रेगुलर नहीं आना है ठीक है। और मुझे एक बार अपना नाम बता देना, मैं अटेंडेंस लगा दूंगी। ओके। सो आई होप आपका जो अटेंडेंस इश्यू है वो सॉल्व हो जाएगा। काफी बच्चों को टाइमिंग का प्रॉब्लम हो रहा था ना, तो आई होप सबको हेल्प होगी। ब्रिलियंट। ऑलराइट, चलो फिर गुंजन आइए। गुंजन नहीं आई है। महक, मुस्कान, मुस्कान सॉरी मुस्कान, प्रेजेंट मैम। दूसरी मुस्कान, पल्लवी चौहान, यस मैम। रोहिना, तमन्ना, तमन्ना नहीं आई। प्राकृति, यस मैम। सैलजा, प्राकृति गला खराब है। हर्ष, यस मैम। यो मैम। ओके बेटा थोड़ा कोसा पानी पी, वैसे बाहर गर्मी है, अंदर से भी जल जा। मैं बहुत ठंडा पानी मत पियो, कोसा तो मैं बोल भी नहीं सकती। हर्ष के बाद भूमिका, वंशिका, यस मैम। स्वाति, प्रेजेंट मैम। महक, तान्या, यस मैम। प्रीति, प्रेजेंट मैम। शगुन, प्रेजेंट मैम। कृतिका, प्रेजेंट मैम। आयुषी। मैम Present, भूमिका ma'am. मैम मैं कल भी आई थी। कल आई थी तू? हाउ डेयर मी, मैंने तेरी अटेंडेंस कैसे नहीं लगाई माफ कर देना तू मुझे। मैम भूमिका आई है। भूमिका आई है तो भूमिका बोलती क्यों नहीं? मैम नेटवर्क नहीं है उसके पास। अच्छा अभी लगाती हूँ मैं उसकी अटेंडेंस। भूमिका कौन सी वाली है? ये ना? यस मैम। हाँ यही है। ओके उसके बाद है अपने पास 22, दैट इज मानसी, प्रेजेंट मैम। अंशिका, प्रेजेंट मैम। सिमरन, Present, ma'am. अक्षिता, यस मैम। आंचल। प्रेजेंट मैम। अरे वाह। आंचल के बाद महक, यस मैम। हिमानी, यस मैम। दीक्षित, मानसी यस ठाकुर, मैम। Yes, ma'am. सारिका, प्रीति, ओह यस प्रीति, मैम। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। आयुष। अच्छा अरे सारिका और प्रीति दोनों रोज आ गई, सॉरी बेटा मैंने गलती से एब्सेंट कर दी थी। शगुन, वरुण, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ ये भी रोज आता है। अनमोल, Yes, ma'am. साहिल, Present, ma'am. नेहा, Yes, नेहा, ma'am. नेहा लड़की की आवाज होगी नेहा। मैम पर उनने सुनी। अच्छा नेहा आई है? नहीं आई, ठीक है। मैं क्या हो सकता है, बदल गई हो। महक, यस मैम। शीतल आई तो थी, Present, शीतल इतनी ma'am. देखी है। पलक, शीतल हंसने में बिजी है। पलक, Present, ma'am. रितिका, कल्पना, जागृति, यस मैम। काजल, यस मोहिनी, मैम। मोहिनी यस मैम। आ गई मोहिनी। ओके यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. अरे बोलने तो दो, किसका किसकी अबे बोलने तो दो। जानवी, जानवी जी, राशि, यस मैम। श्रुति। कल भी प्रेजेंट थी। अरे अरे मेरी हिम्मत कैसे हो गई। श्रुति, सोनिया, प्रेजेंट मैम। सोनिया, वंशिका, मैम रितिका प्रेजेंट है। रितिका वेट कर अब। वंशिका, वंशिका। नैन्सी, नैन्सी। संध्या, यस मैम। यस मैम।
रितिका, प्रेजेंट मैम। मैम मैं कल भी प्रेजेंट थी। ओहो, अपूर्वा, यस मैम। अब तू भी कल प्रेजेंट थी क्या? नहीं। कशिश, शानी, नियति, अजय, अजय ने छोड़ दिया ना। वंशिका, क्या बच्चा था यार, आना क्यों छोड़ दिया इसने? अंजलि, सॉरी शालिनी, अंजलि, अंजलि भी नहीं आ रही। बबीता, प्रेजेंट मैम। साक्षी, वो तो चलो यहाँ नहीं आती, एक ही साक्षी आती है इस क्लास में, वो हूँ मैं। पीयूष, आशा, आशा आई है। पलक, कल भी आई थी। पलक, आरुषि, यस मैम। आओ भाई। मैंने सात्विक बोला? यस मैम। अच्छा, वो पता नहीं चला। अरे मुझे बताओ भाई। हाँ भाई, नंबर बता बेटा तेरा। मैम न्यू मैम एडमिशन। 45। पहले रुक जाओ, पहले पुराने वाले 45। मैम ठीक है, और कोई नंबर? मैम 13। 13। ओके, और कोई? मोहिनी। 50। मोहिनी तेरी लगा दी है मैंने। ओके मैम। जानवी मैम। हाँ, लगा दी। और कोई? अच्छा, चलो भाई, माइग्रेट 34 मैम। 34। ओके, एनीवन एल्स? मैम न्यू एडमिशन। ओहो, माइग्रेटेड वर्ड्स हैं। बिल्कुल न्यू मैम। एडमिशन हो या